7 साल, 11,000 करोड़ की कंपनी, 46% मार्केट शेयर, JBL, नॉइस, सोनी जैसे मार्केट लीडर्स को हटा के खुद लीडर बनना, डेली इंडिविजुअल 10,000 प्लस प्रोडक्ट्स की सेल। तो दोस्तों आइए जानते हैं कहानी अबाउट द बोट। बोट, जिसके को फाउंडर अमन गुप्ता, जिनको आपने शार्क टैंक सीजन 1 और सीजन 2 में देखा होगा। इनिशियली जब इन्होंने कंपनी स्टार्ट की 2016 में इस कंपनी को फाउंड किया था, लेकिन उससे पहले 2014 से 2016 में उन्होंने JBL में काम किया था। तो जब उन्होंने JBL में काम किया तो उन्होंने एक मार्केट शिफ्ट नोटिस किया। इनिशियली मार्केट जो थी वो सप्लाई ओरिएंटेड थी, यानी कि सेलर ओरिएंटेड थी, यानी कि सप्लायर या मैन्युफैक्चरर अपना माल बनाता था और फिर मार्केट में जाके उनको सेल करता था। बट ऑफ लेटली अब मार्केट कंज्यूमर ओरिएंटेड होने लग गई। कंज्यूमर ओरिएंटेड कैसे कि कंज्यूमर के हिसाब से अब प्रोडक्ट बनता था कि कौन से रीजन में किस प्रोडक्ट की ज्यादा सेल है। तो उन्होंने नोटिस किया कि JBL, नॉइस, साउंड, इन ब्रांड्स के अंदर 299 तक एक स्पेसिफिक रेंज आती है जो प्रोडक्ट ज़्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं करते। बहुत एक स्पेसिफिक ऑडियंस है जो उतने तक का ही अफोर्ड कर सकती है और उसे ही खरीदती है, वरना वो अपने लोकल वेंडर्स से लोकल या चाइनीज ईयरफोन्स खरीदती है। ऑन द कॉन्ट्ररी JBL और नॉइस जैसे 999 की प्रीमियम रेंज लाते थे, जिसके अंदर जो प्रोडक्ट होता था वो थोड़ा प्रीमियम होता था, बेस ज़्यादा होता था, बट कहीं ना कहीं ये 299 से 899 की मार्केट बिल्कुल खाली थी। इस मार्केट गैप, इस मार्केट के वॉइड को फुलफिल किया बोट ने। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बोट केवल सक्सेसफुल हुआ है अपनी मार्केटिंग टेक्निक्स की वजह से, बट इंटरेस्टिंग बात यहां पे यह है कि सिर्फ मार्केटिंग की वजह से बोट नहीं फेमस हुआ, बट सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है उनका एग्जीक्यूशन। बोट ने बेसिकली क्या किया, दो मार्केट फोर्सेस बनाई, मार्केट फोर्स 1, मार्केट फोर्स 2। इन दोनों मार्केट फोर्सेस को स्टडी करके उन्होंने कंबाइंड डेटा बनाया, जिससे उन्होंने मार्केटिंग के बारे में नॉलेज ली, मार्केट के इनसाइट्स लिए, मार्केट से कम्युनिकेशन किया और इन सब फैक्टर्स को डिसाइड करते हुए अपनी प्राइसिंग डिसाइड करी। प्राइसिंग डिसाइड करने के बाद बोट को टेंटेटिव ये आइडिया था कि कितने प्राइस पे कंज्यूमर कितने का ब्रांड, कितना ईयरफोन, कितने लेवल तक, कितने बेस, कितने एको की डिमांड कर सकता है, और इन सब कंबाइंड डेटा का बोट ने बखूबी फायदा उठाया। तो ये रीजन था एग्जीक्यूशन का। मार्केटिंग के लिए उन्होंने बहुत स्मार्टली क्रिकेट और बॉलीवुड का एक कॉम्बिनेशन उठाया। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा क्या सेल होता है? क्रिकेट और बॉलीवुड। क्रिकेट से उन्होंने पकड़ा KL राहुल, हार्दिक पांड्या। बॉलीवुड से उन्होंने पकड़ा कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी। ये चारों सेलिब्रिटीज अपने आप में ही काफी बड़े ब्रांड हैं, बट इनके साथ कंबाइन करके इन्होंने बहुत ही अच्छे से मार्केट को कैप्चर किया और ना कि सिर्फ अपनी टर्नओवर बहुत ज्यादा इंक्रीज की, बट अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाया। बट बहुत लोग शायद ये नहीं जानते कि इन बीच में जब तक सेलिब्रिटीज हायर नहीं हुए थे, बोट उससे पहले भी अच्छी टर्नओवर कर रहा था। द ओनली रीजन बीइंग देयर एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी। और एग्जीक्यूशन के साथ साथ बोट को सबसे ज्यादा हेल्प किया ना कि सिर्फ उनकी मार्केटिंग ने, बट साथ ही साथ जियो ने। जी हाँ, परचेज डिसीजन कंज्यूमर का सिर्फ एक फैक्टर पे निर्भर नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है। और बोट के केस में कहीं ना कहीं जियो ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। 2016 में जब जियो लॉन्च हुआ तो उन्होंने कहीं ना कहीं इंटरनेट को फ्री कर दिया, जिसकी वजह से पब्लिक का इंटरनेट कंजम्पशन यानी कि कंटेंट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। कंटेंट कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा आई मूवीज़, नेटफ्लिक्स, प्राइम, OTT प्लेटफॉर्म्स जो हमारे सारे होते हैं, इसमें लोग बहुत ज़्यादा म्यूज़िक, बहुत ज़्यादा मूवीज़, बहुत ज़्यादा कंटेंट, OTT के ओरिजिनल्स, ये सब कंज्यूम करने लगे, जिसकी वजह से जब वो अपनी स्क्रीन्स के ऊपर ये OTT शोज और ये सब देखते थे तो उनको हाई क्वालिटी म्यूजिक चाहिए होता था, जहां पे उन्होंने बोट को प्रेफर किया। सेकेंड जो परचेज डिसीजन उनको इफेक्ट किया वो था मिड रेंजेस के फोन्स। Xiaomi, Redmi, इन रेंज के फोन्स जो कि 20 से 30,000 यानी मिड रेंज में फॉल करते थे, उनकी डिमांड बहुत इंक्रीज हुई। जब इनकी डिमांड बढ़ी तो ऑफकोर्स इन फोन्स की एक USP है, ये काफ़ी बड़ी स्क्रीन्स देते हैं। बड़ी स्क्रीन्स पर लोग ज़्यादा मूवीज़ कंज्यूम करने लगे और ज़्यादा डिमांड बढ़ी, तो लोगों में कहीं ना कहीं एक मिड रेंज सेगमेंट के ईयरफोन्स की डिमांड आई जो बोट ने फुलफिल करी।
अब लॉजिकल सी बात है कि अगर कोई मिड रेंज का फ़ोन ले रहा है तो वो बहुत हाई एंड ईयरफोन्स नहीं अफोर्ड कर सकता, और उस समय मिड रेंज के फ़ोन्स में कंपनीज ने ईयरफोन्स देने से मना कर दिया था, और या उन्होंने एक स्ट्रेटेजाइज किया था कि वो ईयरफोन्स नहीं देंगे। उस मार्केट अपॉर्चुनिटी को बोट ने पूरे तरीके से हैमर किया। बोट ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और कहीं ना कहीं 299 से 799 जो एक बहुत बड़ा मार्केट गैप था, उसमें अपने ईयरफोन्स की सेल इतनी ज़्यादा कर दी कि आज वो लोग डेली के 10,000 से ज़्यादा ईयरफोन सेल कर रहे हैं। बोट की केस स्टडी से 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम सीख सकते हैं। नंबर 1, बोट की प्राइसिंग टेक्निक। उन्होंने मार्केट इनसाइट्स को इतना ज़्यादा डेप्थ में स्टडी किया कि उन्होंने ऐसा प्राइस रेंज रखा जो मार्केट फिट भी बैठे, कंज्यूमर के लिए भी बहुत अच्छा हो, बट साथ ही साथ कंपनी के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए एक प्रॉफिटेबिलिटी का फैक्टर भी रहे, जिसमें उनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कवर हो, जिसमें उनका एबिटा प्रॉफिटेबल आए, जिसमें उनका ओवरऑल नेट प्रॉफिट शो हो। सेकेंड, बोट ने कभी ईयरफोन नहीं बेचे। जैसे मैंने अपनी रेडबुल वाली वीडियो में भी बताया था कि रेडबुल कैंस नहीं बेचता, एड्रेलिन रश को बेचता है। सिमिलरली बोट ईयरफोन्स नहीं बेचता, बोट एक एस्पिरेशन बेचता है, बोट यूथ को बेचता है। बोट बेसिकली कहता है कि वी आर ऑल फ्री, दिस इज अ फ्री कंट्री। बोल बेसिकली सेल्स फ्रीडम, एंड बोट इसी वजह से कहीं ना कहीं यूथ से कनेक्ट करा, और कहीं ना कहीं उनका सारा जितना भी 90% ऑफ द सेल है वो यूथ के लिए है। थर्ड, जब बोट ने अपनी सेल्स इंक्रीज करी तो उन्होंने ये नहीं देखा कि वो किस चीज़ की वजह से सेल हो रही है। एवरीथिंग हैज़ एन इफेक्ट ऑन अदर थिंग। बोट की सेल्स इंक्रीज होना बहुत फैक्टर्स पे ज़रूर निर्भर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बोट ने उस डिमांड को मीट किया। बोट रेडी था उसके लिए, जहाँ पे उनको बिग ऑर्डर्स मिले, और बोट अपनी फैक्ट्री, अपनी यूटिलाइजेशन को इस तरीके से एक्सपैंड कर पाया, इन्वेस्टर्स की हेल्प ले पाया। जब इक्विटी डाइल्यूट नहीं हुई, उन्होंने डेट उठाई, बट उन्होंने कंज्यूमर को हमेशा आगे रखा, रिफंड पॉलिसीज जनरेट करी और कंज्यूमर को एज अ गॉड ट्रीट किया। ये कुछ फैक्टर्स थे जो हम इस केस स्टडी से सीख सकते हैं, अपने रिस्पेक्टिव बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं इवेंचुअली सक्सीड हो सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर कंटेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूजर्स, सबसे ज़्यादा कंज्यूमर्स, सबसे बड़ी कंपनी, $50 बिलियन के साथ कैश, एक ऐसी कंपनी जिसका कॉम्पिटिटर कोई सोच भी नहीं सकता था, एक ऐसी कंपनी जिसको लगा कि कोई भी कंपनी नहीं हरा सकती, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी जिसने अप्रॉक्सीमेटली हमारे मैप्स, हमारे ईमेल आईडीज, बेसिकली उन्होंने एंड्रॉयड को ही कैप्चर किया हुआ था। जी हाँ, मैं गूगल की बात कर रहा हूँ। किसी ने नहीं सोचा था कि इनका कभी कोई कॉम्पिटिटर आएगा, बट रिसेंटली हमने नोटिस किया है अबाउट द ChatGPT।